हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं, उसमें हमने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बिटवीन 2 पीरियड्स, राइट। उसमें हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया, सेकेंड है इन्वेस्टिंग और थर्ड है फाइनेंसिंग। तो पहले मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आपको करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं डाउट्स वाले क्वेश्चन पे आऊँगी ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स एक बार फिनिश हो जाएं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इन्वेस्टिंग का? ढूंढना। इन्वेस्टिंग ना मतलब इन्वेस्ट करना। सॉरी वो थोड़ा मतलब तबीयत से खराब है। ढूंढना, इन्वेस्टिंग मतलब सेव करना। हाँ, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे इन्वेस्टिंग का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। जितनी भी हमारी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टिंग में आएंगे, माइनस में, ठीक है। हमने क्योंकि परचेज किया है तो हमारा कैश आउटफ्लो है। फिर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, चाहे ये सेल प्रॉफिट पे हो या लॉस पे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़ नॉट मैटर कि ये प्रॉफिट पे है या लॉस पे है। बात ये है कि हमने सेल किया है तो वो प्लस होगा क्योंकि उससे पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, ये प्लस हो गया। फिर किसी भी तरह का रेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड हो तो वो प्लस होगा, ठीक है। इन सबको ऐड करके हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि ये वैल्यूज़ लेने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि इफ दिस इज अ फाइनेंस कंपनी, अगर तो ये फाइनेंस कंपनी है तो हमारे लिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड किस में जाएगा? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड किस में जाएगा? अगर ये फाइनेंस कंपनी है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, परफेक्ट, ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इफ दिस इज अ रियल एस्टेट कंपनी तो जो रेंट रिसीव्ड है वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग, परफेक्ट। तो हमें ये ध्यान रखना है, ऑल्दो जब आपको कैलकुलेशन वाला काम आएगा तो ये नहीं दिया जाएगा, लेकिन कई बार एमसीक्यूज में ये बात पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप नॉर्मली एक नॉन फाइनेंस, एक नॉन रियल एस्टेट, एक नॉर्मल कंपनी के लिए काम करते हो, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं। नेक्स्ट, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, if no information is given,
अगर किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इंक्रीज इन असेट क्या होगा, परचेज, और डिक्रीज इन असेट क्या होगा, सेल या डेप्रिसिएशन। ये मैंने करवाया है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग के साथ करवाया था, तो मैं फिर से एक बार दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन होगा अगर विद अ नॉमिनल अमाउंट है तो, और अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तब क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाँ, इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन तो हमारी फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा या फिर फिक्स एसेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट बनता है तो ये बुक वैल्यू पे बनता है, और अगर ये या नेट पे हम कह सकते हैं, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ बनता है तो एट कॉस्ट बनता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब अगर हमने प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स हैं तो उसे प्लस कर देंगे। और ये प्रोसीड्स में हमें ध्यान क्या रखना है, प्रोसीड्स में हमें ध्यान क्या रखना है कि नेट प्रोसीड्स होती हैं हमेशा, मतलब अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करके, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड करके। अगर ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, क्योंकि डिबेंचर्स तो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, डिबेंचर्स तो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, तो अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो माइनस कर देंगे, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो प्रीमियम प्लस कर देंगे। ऐसे ही रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है, नेट पेमेंट, मतलब अगर प्रीमियम पे, क्योंकि डिस्काउंट पे तो कभी रिडीम करते ही नहीं हो, बट अगर प्रीमियम पे रिडीम किया है तो प्रीमियम को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, कोई डाउट? ऐसे ही कहीं से भी, अब ये दो मेन हो गए। अगर हमने रेजिंग ऑफ बैंक लोन है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन में क्या करेंगे, माइनस। अगर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्यों, इंक्रीज हो रहा है ना बैंक का, तो मतलब सही बोल रहे हो, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हो तो माइनस होगा। ऐसे ही डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो माइनस होगा। और इन सबको करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ में आया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम कोई भी फंड रेज कर रहे हैं, कोई भी हम रीपेमेंट कर रहे हैं, तो जहाँ से भी फंड रेज हो रहा है वो प्लस में आ गया, जहाँ पे भी रीपेमेंट हो रही है वो माइनस में आ गया, और नेट अमाउंट लेना है,
गॉट इट? कोई सीक्वेंस नहीं है फिक्स कि यही सीक्वेंस रखनी है, आपको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है वैसे करो। अब ध्यान क्या रखना है कि जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी बनती है उसकी आइटम्स या तो ऑपरेटिंग में आएंगी या इन्वेस्टिंग में आएंगी या फाइनेंसिंग में आएंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो तुम्हारी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं वो कोई दो जगह आएँ। ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप इनिशियली जब तक आपका कमांड नहीं होता आप पेंसिल लेके ये लिख सकते हो, ये ऑपरेटिंग में जाएगी, ये इन्वेस्टिंग में जाएगी, ये फाइनेंसिंग में जाएगी, ये प्लस में जाएगी, ये माइनस में जाएगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बट जो डिविडेंड वाला होता है जो वो एडजस्टमेंट्स होती हैं हमेशा, जैसे प्रोविजन वो टैक्स है वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का एक आइटम एक ही जगह जा रही है ना, और या फिर दोनों का डिफरेंस जा रहा है। अगर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है तो, और अगर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है तो वो भी हमारा कैसे जा रहा है, डिफरेंस जा रहा है। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने फंड्स रेजिंग थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स है। अगर पेमेंट कर रहे हैं, अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज होने से क्या होगा कि हमने फंड रेज किया है तो डिफरेंस अमाउंट प्लस हो जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमने क्या एज्यूम किया कि हमने रीपेमेंट की तो डिफरेंस अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हमने कुछ भी इशू किया है, कुछ भी रिडीम किया है, दैट इज़ ऑलवेज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑलवेज ऐसा क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिज्यूम करके चलते हैं तो हम जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुए हैं, तो हमें जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, डिविडेंड कैलकुलेट करना है, वो बिगिनिंग पे करना है। ठीक है, समझ में आई ये बात। ये फाइनेंसिंग है, ये नोट डाउन करो, फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब देखो, ये तीनों एक्टिविटीज़ करने के बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं, जो बिजनेस के यूजुअल कोर्स में नहीं अपीयर होती, जो जनरल नहीं है, जो प्रिडिक्टेड भी नहीं है, वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, जैसे कि अगर लॉस बाय अर्थक्वेक आ गया, या लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय अर्थक्वेक और लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर आ गया, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं उन्हें हम शो ज़रूर करते हैं, बट दैट इज़ टू बी शोन आउट ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। जैसे कि अगर लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय अर्थक्वेक है तो दिस इज़ अ लॉस, इट शुड बी शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम या फॉर द पर्पस ऑफ दिस लॉस शुड बी शोन इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमने सब कुछ शो किया ही था ना, तो जो भी हमारा लॉस ऑफ इन्वेंट्री होगा वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अगेन ऐड बैक कर देंगे एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और जो भी उनसे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है वो इनकम है वो माइनस कर देंगे, बिकॉज दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। तो जो भी हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है दैट इज एड बैक, जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट है या गेन है दैट इज सब्ट्रैक्टेड। इसी तरह से अगर इन्वेंट्री का है तो ऑपरेटिंग में से हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई लॉस हमारा, मान लो फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लगने से अगर हमारा मशीन का लॉस हो गया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, या हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। बट उसमें क्या होता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऐसी है कि जिसको आप एज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी शो कर दोगे तो गलत नहीं होता। AS3 उसके लिए बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इट शुड बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज दिस इज़ अ लॉस। ओके, समझ में आया। ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का है। फिर एक आता है कि कुछ ऐसी आइटम है जिनसे नो फ्लो रहता है। नो फ्लो मीन्स वो ट्रांजेक्शन्स तो हो रही हैं बट उनसे कोई फ्लो नहीं है, जैसे कि परचेज ऑफ असेट
and consideration paid by shares or debentures और परचेज ऑन क्रेडिट। हमने उन्हें क्रेडिट पे परचेज किया है, मतलब उधार पे। तो अगर हमने कोई भी असेट उधार पे परचेज की है या हमने उसके अगेंस्ट शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए हैं तो दिस इज़ नो फ्लो। तो अब अगर आपके शेयर्स इंक्रीज हो भी रहे हैं, मान लो इस तरह से आ जाता है कि आपके नॉन करंट असेट्स 1 लाख से, ये प्रीवियस ईयर था, ये करंट ईयर है, 2,50,000 हो गई। लेकिन आपके इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकता है 3 लाख से 4,50,000 हो गई। और हमें ये बोला गया है कि फॉर परचेज ऑफ दिस नॉन करंट असेट शेयर्स आर इशूड। हमें ये बोला गया है कि फॉर परचेज ऑफ दीज असेट्स शेयर्स आर इशूड। तो हम इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन कैश फ्लो में नहीं दिखाएंगे, ना इन्वेस्टिंग में ना फाइनेंसिंग में, बिकॉज दीज ट्रांजैक्शंस आर डन विदाउट एनी फ्लो। ऐसे ही इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अगर हमने बोनस शेयर्स इशू किए हैं, बोनस शेयर्स का मतलब इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट रिसीविंग एनीथिंग, अगर हमने ऐसा भी किया है तब भी हम क्या कहते हैं कि कोई फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि हमने उनको शेयर्स तो दिए, हमारी शेयर कैपिटल रेज तो हो गई, लेकिन कोई कैश इनफ्लो नहीं आया। तो इफ़ देयर इज इंक्रीज इन शेयर्स बट दैट इज ड्यू टू issue of bonus shares, then nothing should be mentioned in cash flow statement, there is no flow। ठीक है, समझ में आई ये बातें? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अब हमारी पूरी, जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कॉमन फॉर्मेट क्या होता है? आप हमेशा सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिखाते हो, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपका ए पार्ट होता है, जो मैं बार बार लिख रही थी ना, ए बी, तो ये ए पार्ट है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम, और ये इसी सीक्वेंस में आएगा, ये ध्यान रखना, ये ऊपर नीचे नहीं कर सकते, पहले ऑपरेटिंग फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग। और हमेशा हम फ्लो फ्रॉम लिख रहे हैं क्योंकि अगर नेगेटिव में है तो हम ब्रैकेट में डाल देंगे। वैसे अगर लिखा हो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव फिगर है, बट हम यूज लिखेंगे तो हमें माइनस में शो नहीं कर सकते, तो इसलिए इट्स बेटर कि कैश फ्लो फ्रॉम लिखो, वहाँ माइनस में शो कर दो, दैट इज़ मोर बेटर। मैं ये कह रही हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लिखना चाहिए, या फ्रॉम ऑपरेटिंग या फ्रॉम इन फाइनेंसिंग ही लिखना चाहिए। अगर नेगेटिव फिगर है ना तब भी फ्लो फ्रॉम ही लिखो। वैसे आंसर में वो होता है कैश यूज्ड इन, यूज्ड का मतलब है माइनस की फिगर है, बट हम यहाँ यूज्ड नहीं लिख रहे, ठीक है। हम फ्लो, क्योंकि हम वहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे अगर नेगेटिव हुई तो। यहाँ पे हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे अगर हम माइनस का साइन लगा देते हैं, मतलब ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो हमारी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। ये करके हमें जो वैल्यू मिलेगी a प्लस बी प्लस सी, इसे हम कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये आ गया तीनों को ऐड करके, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
और हमें जो आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर, दैट वुड बी कैश फ्लो फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में गिवन होगा और ये शो करता है, टैली होने का मतलब है कि हमारा आंसर सही है। कैश इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज और डिमांड डिपॉजिट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, समझ में आई ये बातें? गॉट इट? तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना बहुत आसान होता है। कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अकाउंट्स का सिलेबस अगर हम पूरा ये सोचें ना कि मैं पूरा रिवाइज करा दूं तुम्हें, तो पता है 3 दिन 6 घंटे 18 घंटे में मैं पूरा सिलेबस में करा सकती हूँ। अगर सिर्फ मेरे रोल पर हो कि मुझे अपना पार्ट प्ले करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे 3 दिन लूँगे, पूरा ख़त्म सारा सिलेबस। बट वो मेरे पार्ट पे ख़त्म होगा, एग्ज़ाम किसने लिखना है? तुम्हारे पार्ट पे ख़त्म करने के लिए अगर मैंने आधा घंटे की क्लास ली है तो उसका 4 टाइम्स, मतलब उस आधा घंटे की क्लास के बदले में तुम्हें 2 घंटे की प्रैक्टिस तो मिनिमम चाहिए होगी। अगर मैंने 1 घंटे की क्लास ली तो तुम्हें 4 घंटे देने होंगे मिनिमम। ये मिनिमम है, बाकी हर एक का अपना अपना तरीका हो सकता है। किसी को 4 की जगह 5 लग जाए, 6 लग जाए, किसी को 7 लग जाए, किसी को 8 लग जाए। दिस इज मिनिमम विच एवरी स्टूडेंट हैज़ टू गिव। तो ये मत सोचो कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया, ये सोचो कि हमें कितना आता है, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस। देयर इज़ नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट एट ऑल बेटा, ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस घर पे करनी है घर पे करो, यहाँ पे करनी है यहाँ पे करो, प्रैक्टिस, दैट इज़ द ओनली थिंग, कुछ भी नहीं है। और उसमें आपको अपनी ऑनेस्टी रखनी है कि प्रैक्टिस करने में अगर सॉल्व क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप सॉल्व सोल्यूशन नहीं देखो, अनसॉल्व कर रहे हो तो गूगल नहीं करो। दिस इज़ योर ऑनेस्टी। कोई नहीं देख रहा, आप खुद को देख रहे हो, अपने बेस्ट इन्विजिलेटर तुम खुद हो। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हारे डाउट्स को ले लेती हूँ, फिर टाइम बचेगा तो हम क्वेश्चंस करेंगे। डाउट्स में एक तो तुमने बताया डिविडेंड का ट्रीटमेंट, तो पहले तो डिविडेंड का ट्रीटमेंट दोबारा से समझ लो क्या होता है। जैसे कि एक होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए हैं या रिडीम हुए हैं तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही हुए हैं, तो हमेशा कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंसेस। जो भी हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं पूरे साल क्योंकि वही रहे हैं, तो उस पर हम कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। ठीक है, फिर प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड इज विच इज प्रपोज्ड आफ्टर फाइनेंशियल ईयर इन एनुअल जनरल मीटिंग, और उसके बाद प्रपोज होने के बाद वो फाइनलाइज होता है, फिर डिक्लेयर होता है, तो इट टेक सम टाइम। तो प्रपोज डिविडेंड के केस में या तो आपको करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का दिया होगा, या करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का दिया होगा। ठीक है,
कैलकुलेट वही है कि अगर परसेंटेज दी हुई है तो ओपनिंग बैलेंस पे ही निकालना है, प्रपोज डिविडेंड भी जो इक्विटी पे निकालते हैं, ठीक है। करंट ईयर का कहीं पे भी दे रखा हो इग्नोर करना है। प्रीवियस ईयर का पेड, फाइनेंसिंग में से माइनस और नेट प्रॉफिट में प्लस। लेकिन अगर हमें 2 साल का दे रखा है, प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का हम ड्यू लेके चलेंगे और नेट प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का हम पेड करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे। अब चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड हो चाहे प्रपोज डिविडेंड हो, अगर हमें कहीं पे ये लिखा है अनक्लेम्ड डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड, अगर अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड हो मतलब वो पे नहीं किया, तो जब फाइनेंसिंग में हम पे करेंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक बात लेके चलते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 लाख है, फिर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 लाख है, प्रपोज डिविडेंड ये हमें बैलेंसेस गिवन है 31 मार्च 2025 के, और यहीं पे ही अनपेड डिविडेंड हमें ₹50,000 है। प्रपोज डिविडेंड हमें 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 का गिवन है। तो यहाँ पर हमें गिवन है ₹2 लाख, यहाँ पर हमें गिवन है ₹3 लाख, ठीक है ना। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा प्रोपोर्शनल गड़बड़ चल रहा था। ये हमें इस तरह से कुछ गिवन है, ठीक है। अब हम फाइनेंसिंग में क्या क्या करेंगे, हम इसमें से जो 10% प्रेफरेंस डिविडेंड है, यानी कि 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख, ये नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, सिंपल, ठीक है। क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि अनपेड डिविडेंड वो प्रेफरेंस है या इक्विटी है, तो हम मान के चलेंगे कि वो इक्विटी होगा, प्रेफरेंस का तो दे ही दिया होगा, क्योंकि प्रेफरेंस को तो हम पहले ही दे देते हैं, तो दे ही दिया होगा। फिर प्रपोज डिविडेंड इस वाली वैल्यू को इग्नोर करेंगे। अब इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड क्या है, प्रपोज डिविडेंड, इसमें जो 3 लाख है वो नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे, $3 लाख को नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे, और 3 लाख में से 50,000 क्योंकि पे नहीं हुआ तो 2,50,000 को फाइनेंस में माइनस करेंगे। समझ में आई ये बात, क्लियर हुआ कि हमें इसका मतलब है कि जो हमें टोटल 3 लाख देना था उसमें से 50,000 पे नहीं किया, तो जो 50,000 पे नहीं किया वो हम माइनस कर देंगे। तो हमने यानी कितना ही पे किया है, क्योंकि वो तो पे ही नहीं किया हमने करंट ईयर में इतना, समझे। एक आइटम होती है इंटरिम डिविडेंड, इसे इंटरिम भी बोलते हैं और कैश भी बोल देते हैं। इंटरिम डिविडेंड या कैश डिविडेंड, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस, ठीक है। क्योंकि इंटरिम है, सेशन के बीच में ही, साल के बीच में ही दे दिया, डिक्लेयर किया और इमीडिएटली पे कर दिया, सिंपल। तो ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड होता है। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया, कोई डाउट, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ जो डाउट्स वाले हैं। अब डाउट्स में हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन 30। देखो इलस्ट्रेशन 30 क्या कह रही है,
From the following balance sheet of Dreams Converge Limited as at 31st March 2025 and 2024, calculate cash from operating activities. ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नोट्स टू अकाउंट में भी हमें मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट्स, गुडविल, ये सब दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें मशीनरी का दिया हुआ है, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट सबसे पहले बना लेंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट, और क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी दिया हुआ है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, इसमें हमने डाला टू बैलेंस बीडी। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, बिफोर डेप्रिसिएशन वाली फिगर डालोगे क्योंकि हम एट कॉस्ट बना रहे हैं ना, इसलिए। फिर बाय बैलेंस सीडी 280, बाय बैलेंस बीडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस 80,000 एंड टू बैलेंस सीडी 1 लाख। ये तो हमने सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख दिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आइटम्स गिवन है इसमें देखो नीचे। मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। तो हमने यहाँ लिखा टू मशीनरी अकाउंट 20,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 120 में से 80 माइनस करके 120। ठीक है, मशीनरी पे आ जाए, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20, बाय लॉस ऑन सेल कितना है, कितना बता रहे हैं 18,000। अब हमारा कैसे आएगा, बुक वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई, कितनी थी हमारी कॉस्ट 80 माइनस 20 दैट इज 60। अगर हमने 60,000 की चीज़ को 18,000 के लॉस पे बेचा है तो कितने में बेचा है, 42। तो बाय बैंक बैलेंस 42। अब इधर का टोटल कितना आ गया 360। तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है, डेबिट में 2, बैंक अकाउंट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर कितनी 160। ठीक है, समझ में आया कैसे प्लेसिंग होगी। अब हमसे सिर्फ ऑपरेटिंग मांगा है तो हम अपनी ऑपरेटिंग की चीज़ देखते हैं। ऑपरेटिंग की चीज़ में ये हमारा ऑपरेटिंग में प्लस होगा और ये हमारा ऑपरेटिंग में प्लस होगा। तो बेसिकली अगर हम ये नहीं भी बनाते तो भी चल जाता, क्योंकि हमसे इन्वेस्टिंग तो मांगा ही नहीं है, हमें सिर्फ ये वाली फिगर चाहिए थी जिसके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना लिया। ठीक है, तो इसके बिना भी काम चल जाता। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन से वर्किंग नोट ज़रूरी हैं और कौन से नहीं हैं, हमें कौन सी फिगर्स चाहिए। ठीक है, अब बाकी के आइटम्स देखते हैं।
स्टार्टिंग से अपना देखते जाओ। वर्किंग नोट ये तो 1 हो गया, फिर वर्किंग नोट सेकंड, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का डिफरेंस कितना है रिजर्व एंड सरप्लस का, 350 माइनस 2 लाख कितना हो गया, 1,50,000। इसमें हमें क्या क्या आइटम को ऐड करनी होती है, रिजर्व, डिविडेंड एंड टैक्स। रिजर्व यहाँ कहीं अलग से दिया नहीं हुआ, डिविडेंड यहाँ कहीं दिया नहीं हुआ, तो सिर्फ टैक्स बचा। ऐड टैक्स करंट ईयर का लेंगे यानी कि 50,000, तो 2 लाख इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होता है ये, पूरा लिखें तो हम इसको। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया मेन सॉल्यूशन। तो हमेशा मेन सॉल्यूशन न्यू पेज से ही स्टार्ट करोगे, कभी भी मेन सॉल्यूशन सेम पेज से 2 लाइन छोड़ के मत करना। हमेशा नेक्स्ट पेज पे जाओ और जो बचा हुआ पेज है एंड में रिवीजन के समय उसको एक ब्लैंक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ऐसे कर दो बस, जो बचा हुआ पेज है, ठीक है, अगर वो यही यूज़ में आता है तो। अदरवाइज मेन सॉल्यूशन शुड बी फ्रॉम नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर हमने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2 लाख, ठीक है। इसमें ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। क्या क्या हैं देखो, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, ये तो है ही। डेप्रिसिएशन कितना आया था हमारा 40,000, लॉस ऑन सेल 18,000। बाकी देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तुम्हें 50,000 एंड 1 लाख दिए हैं, बट नीचे हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ। कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहा ना, दे रहा है किसी को नहीं ना, तो इग्नोर कर देंगे। फिर इंटेंजिबल एसेट्स में हमें गुडविल नज़र आ रही है जो कि रिटर्न ऑफ हो रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया गुडविल एमोटाइज्ड 5,000, बस, और तो कोई आइटम नहीं आ रही। डेप्रिसिएशन भी आ गया, सब आ गया। ये ऐड करके क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा बताओ, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पक्का। हाँ, इसमें ऐड किया इंक्रीज इन, मैं स्पेस की वजह से शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग को पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम है ट्रेड पेबल्स, जो कि इंक्रीज हो रही है, राइट, तो हमने लिखा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। कितने से इंक्रीज हो रहा है, पक्का 12, 16, 19। फिर हमने देखा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज तो कोई है ही नहीं। अब हम असेट्स देख लेते हैं। असेट्स में एक इन्वेंट्री है जो कि इंक्रीज हो रही है, और एक ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो कि इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी ये तो इंक्रीज आएगा ना, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना कितना हो रहे हैं,
इन्वेंट्री 75 60, हाँ 75, और ट्रेड रिसीवेबल्स 67। ये हमारे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बताओ कितना आया, और इसमें से हमने लेस कर दिया टैक्स पेड, जो प्रीवियस ईयर वाला था। करंट ईयर वाला यहाँ लिया था हमने, प्रीवियस ईयर वाला 30,000। कितना आ रहा है इसका 270, 82 लाख 80 हमारा ये प्लस का टोटल आ गया, और माइनस वाला टोटल आया 12 1 लाख और 14, तो ये आ गया 8 और 5 और 1, और इसमें से फिर ये माइनस कर दिया तो 128 आ गया आंसर। ठीक है, द फाइनल आंसर विल बी 1,28,000। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स लिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट बड़ा क्वेश्चन है, तो 6 नंबर में पूरा ऐसा ही आएगा। फिर तुमसे इसमें इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं पूछेंगे, इसमें एडजस्टमेंट भी तुम देखो सिर्फ एक ही दी हुई है, डेप्रिसिएशन वाली, असेट वाली, मतलब इसमें सेकंड एडजस्टमेंट भी नहीं दी हुई, तो इसी तरह से आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हो गई ना। यस 138 है ये, और 138 में से ये आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर 108 है ना। ठीक है, हाँ 138 ही तो आएगा, 8 3 138, तो 1,38,000 माइनस 30, गॉट इट। चलो नोट करो, तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।